हेलो माय चैम्पियंस, आई होप यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। बीपीएससी 132 भारतीय सरकार और राजनीति इस किताब का नाम रहेगा दोस्तों। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसमें अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर देखेंगे, है ना। गेस करेंगे मतलब कितने सवाल है दोस्तों पेपर के अंदर आते हैं, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस किया और आपकी बुक भी पढ़ी है, ठीक है। पेपर का नेचर 3 घंटे का होता है और 100 नंबर का पेपर आएगा। पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए, लेकिन अगर इस वीडियो को ध्यान से देखोगे, मेहनत करोगे, नोट्स बनाओगे, 2-4 बार देखोगे तो बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। इसमें टोटल मैंने 12 सवाल आपके लिए लिखे हैं। वैसे तो आपके पेपर में 8 ही सवाल आने, 8 में से भी आपको 5 ही सवाल करने हैं, ठीक है। तो देखो, पहला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारतीय राजनीति का अध्ययन गांधीवादी दृष्टिकोण से कैसे किया जा सकता है, समझाइए। भारतीय राजनीति अगर आपको अच्छे से जाननी है तो इसके अंदर जो महात्मा गांधी जी के जो सिद्धांत थे उनको लागू करके, उनको अपना करके आप इंडियन पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं। जैसे कि गांधी जी के जो सिद्धांत थे ना, जैसे कि सत्याग्रह, सच पर अड़े रहना, अहिंसा, सत्य, स्वराज यानी कि खुद का शासन, है ना, सर्वोदय, ये गांधी जी के सिद्धांत थे, है ना। इनकी सहायता से दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन को भी एक महत्वपूर्ण दिशा दी थी उन्होंने। और न्यास, न्यास का मतलब क्या होता है? देखो, आप अपनी निश्चित जो हिस्सा होता है कमाई का, एक निश्चित हिस्सा वो दान दे सकते हैं आप, है ना। विकेंद्रीकरण यानी कि दोस्तों निचले स्तर पर भी लोगों को न्याय करने और निर्णय लेने का अधिकार हो। तो देखो, सत्याग्रह में आप क्या लिखना दोस्तों, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट मैंने लिखे हैं और आप बढ़ा चढ़ा करके और लिख देना, क्योंकि 20 नंबर का सवाल होगा। देखो, भारत में जितने भी जन आंदोलन हुए हैं, चाहे वो स्वतंत्रता संघर्ष का आंदोलन हो, ये आपको पता है दिल्ली के अंदर जो हमारे अन्य अन्ना हजारे जी थे, उन्होंने अनशन किया था भारत में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। तो ऐसे आंदोलनों का विश्लेषण आप अच्छे से कर सकते हो कि कैसे इन नेताओं ने सत्याग्रह सिद्धांत को अपनाया, सच पर अड़े रहे, ठीक है। और दोस्तों, नैतिक दबाव और अहिंसक प्रतिरोध किस प्रकार अन्यायपूर्ण सत्ता संरचनाओं को चुनौती देते हैं। यानी कि आपको समझना चाहिए कि जो भी नेता होते हैं, ठीक है, अगर वो गांधी जी के तरीके से चुपचाप, ठीक है, और सत्य का सहारा लेकर के, सच पर अड़े रह करके, बिना हथियारों के, बिना हिंसक प्रदर्शनों के भी सरकारों पर दबाव डाल सकते हैं। आप इस तरह से भारत की राजनीति को समझ सकते हैं। अहिंसा, तो देखो, संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की जांच आप कर सकते हैं। जितने भी भारत में संघर्ष हैं, चाहे वो मजदूरों के आंदोलन हैं, किसानों के आंदोलन, जनजातीय आंदोलन हैं, या सरकारों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आंदोलन हैं, तो आप समझ सकते हो कि अहिंसा का सहारा लेकर भी सामाजिक न्याय को स्थापित किया जा सकता है। फिर सत्य लिख देना कि सत्य का सहारा लेकर के हम भारत की राजनीति में शासन की पारदर्शिता समझ सकते हैं। यानी कि सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, खुलेपन से लिए कि नहीं लिए। जवाबदेह का मतलब होता है अकाउंटेबल, यानी कि जो जनता सरकार है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। और नैतिक अखंडता को बढ़ावा देना। राजनीति छल की आलोचना करना, मतलब किन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, किसने झूठ बोला, ठीक है, और नेताओं की ईमानदारी है वो आप देख सकते हैं भारतीय राजनीति में। स्वराज का उपयोग करके आप दोस्तों ये समझ सकते हैं कि भारत के अंदर, मतलब जो निचले स्तर हैं, जैसे कि आपको पता होगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन, है ना, इसके द्वारा दोस्तों गांव के स्तर पर और जो शहरी निकाय होते हैं ना, जैसे कि गांव के स्तर पर हो गया ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। ये तो 73वें संविधान संशोधन के तहत 3 बॉडीज़ या 3 स्थानीय निकाय बनाए गए। और 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पंचायत, फिर नगर परिषद और फिर नगर निगम। ये क्यों बनाए गए? क्योंकि दोस्तों भारत में स्वशासन लाना था, है ना। 1992 में ये पारित किए गए थे दोनों संविधान संशोधन। इनका उद्देश्य था कि भाई निचले स्तर पर भी लोग हैं, जैसे गांव में कोई बांध बन रहा है तो गांव के लोग ये डिसीजन ले पाएँ कि बांध कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, ये सब, ठीक है। और ऐसे ही शहरों के अंदर जो नगर पालिका, नगर निगम है, ये भी अपने स्थानीय स्तर पर डिसीजन ले सकते हैं। इसमें आप ये लिख देना, सर्वोदय, सभी का कल्याण। देखो, इसमें आप ये लिख सकते हैं कि भारत की राजनीति में समावेशी विकास को शामिल किया गया है। यानी कि चाहे कोई भी धर्म हो या फिर कोई भी जाति का, नस्ल का व्यक्ति हो, ठीक है, उसको विकास में शामिल किया गया है और समानता उसको दी गई है। और हाशिए पर पड़े लोग, यानी कि जो दलित, एसटी, एससी के जो लोग हैं, उनके उत्थान के लिए भी मतलब नीतियाँ बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा, ताकि कोई पीछे ना छूटे। और न्यास क्या होता है दोस्तों? ट्रस्टीशिप इसको बोलते हैं। कि भारत की राजनीति में दोस्तों
भारत सरकार ने मतलब एक अधिनियम पारित कर रखा है, उसके अंदर बता रखा है कि जो कंपनियां होती हैं, ठीक है, उनको अपने मुनाफे का एक हिस्सा किसको देना पड़ेगा, समाज को देना पड़ेगा। उसको कहते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कॉरपोरेट उत्तरदायित्व है। ठीक है, जैसे कि किसी कंपनी ने 100 करोड़ कमाए तो फिर वो 1 करोड़ दे सकती है गरीबों के लिए, या फिर सड़कें वगैरह बना देगी। विकेंद्रीकरण, तो भारत की राजनीति में विकेंद्रीकरण कैसे समझ सकते हो आप? विकेंद्रीकरण का मतलब होता है इंग्लिश में डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि केंद्र सरकार के पास में भी तो ताकत है, राज्य सरकार के पास में भी ताकत है, और जिला स्तर पर भी ताकत है। इस तरह से जो ताकत बटी हुई है, ठीक है, अधिकारियों और नेताओं के बीच में, वो विकेंद्रीकरण कहलाता। तो गांधी जी भी विकेंद्रीकरण की बात करते थे, और भारत की राजनीति में भी विकेंद्रीकरण हम देख सकते हैं। इस तरह से लिख देना। क्वेश्चन नंबर 2, मौलिक अधिकारों अथवा मूलभूत अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स भी इसको कहते हैं, इनका वर्णन करना आपको, और उनके क्रियान्वयन या निष्पादन में आ रही चुनौतियों को बताइए। देखो, मूलभूत अधिकार आप सभी जानते हो यार, है ना, कक्षा 6-7 से पढ़ ही रहे हो, एक बार और पढ़ लो। तो भारत में मौलिक अधिकार बुनियादी संवैधानिक रूप से प्रदत्त स्वतंत्रताएं हमारी, जो व्यक्तिगत गरिमा यानी कि एक इंडिविजुअल की जो रिस्पेक्ट होती है, ठीक है, उसकी सेल्फ स्टीम होती है, और उसके विकास को सुनिश्चित करती है। ये भारत के संविधान है ना, उसके भाग थर्ड में मौलिक अधिकार बताए गए। और कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। 35 तक क्या बताया गया? मौलिक अधिकार बताया गया, जो कि न्यायालय द्वारा, जो कोर्ट होते हैं इंडियन कोर्ट्स, उसके द्वारा लागू किया जाता है, जो राज्य की शक्ति पर भी नियंत्रण कर सकते हैं, यानी कि जो राज्य है वो हमारे मूलभूत अधिकार है दोस्तों, छीन नहीं सकता। कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ मूलभूत अधिकार सस्पेंड कुछ समय के लिए स्थगित हो जाते हैं, वो बात अलग है। बाकी तो ये सामान्य स्थिति में हमें मिले रहते हैं। जैसे कि 6 मौलिक अधिकार हमारे, पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। तो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है हमें, मतलब चाहे कोई गरीब है अमीर है, भेदभाव मतलब जाति के आधार पर, धर्म और लिंग के आधार पर हमारे साथ में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, उस भेदभाव को खत्म करता है। और सार्वजनिक रोजगार में सुनिश्चित अवसरों की जो समानता है वो भी सुनिश्चित करता है, और अस्पृश्यता को भी समाप्त करता है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अब एक एक है ना, वो तो या तो गूगल कर लेना है, किताब में से पढ़ लेना है, या इतना भी लिख के आ जाओगे, इसको बढ़ा चढ़ा के लिख देना तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है ना। अब देखो, स्वतंत्रता के अधिकार, जैसे कि भाषण देने की स्वतंत्रता, सभा बनाने की, संगठन बनाने की, आवागमन यानी कि देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने का जो फ्रीडम हमारा वो मिलता है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में जो आर्टिकल है वो हमें देते हैं। निवास और पैसे की स्वतंत्रता, यानी कि आप बिजनेस कर सकते हैं, आप रह सकते हैं, है ना, ज़मीनें वगैरह खरीद सकते हैं। और राज्य सुरक्षा के लिए कुछ सीमाएं, यानी कि भारत देश है ना, वो आप पर मतलब प्रतिबंध लगा सकता है, जैसे कि आप किसी ऐसा स्पीच नहीं दे सकते जिससे कि सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं, 2 धर्मों के बीच में लड़ाई हो सकती है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के बीच में मिला हुआ है। इसमें मानव तस्करी, जबरन श्रम यानी कि जबरदस्ती मजदूरी करवाना, और 14 साल के कम उम्र के बच्चों को खतरनाक नौकरी में नियोजित करने पर रोक लगाता है, यानी कि खनन के कार्य हो गए, जैसे खतरनाक जो काम होते हैं ना, वहाँ पर बच्चों को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को भी अनुच्छेद 23 और 24 के बीच में ये शोषण के विरुद्ध अधिकार मिले हुए हैं। ऐसे ही धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी हमारा मूलभूत अधिकार या फिर मूल अधिकार है, अनुच्छेद 25 और 28 के बीच में बताया गया। इसमें धर्म की अंतरात्मा, यानी कि आप अपनी आत्मा से जो भी आप धर्म अपनाते हैं, चाहे नहीं अपनाते हैं, ठीक है, नास्तिक रहते हैं, तो भी आपको राज्य सुरक्षा प्रदान करेगा। आप धर्म का अभ्यास कर सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं, और धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सकते हैं। और धार्मिक समूहों को, है ना, हर धर्म के कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको अपने मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। ये आर्टिकल जो है 25 से 28 तक। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये 29 से लेकर 30 तक दिए गए हैं। जैसे कि अल्पसंख्यक की जो संस्कृति, अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जो कि एक क्षेत्र में संख्या में कम होते हैं, माइनॉरिटी जिसको कहते हैं, वो अपनी संस्कृति बचा सकते हैं, भाषा बचा सकते हैं, और लिपि की रक्षा कर सकते हैं। और उन्हें शैक्षिक संस्था स्थापित करने की अनुमति देता है। जैसे कि मान लो पारसी धर्म है या फिर यहूदी धर्म है, वो अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि या स्क्रिप्ट को बचा सकते हैं, ठीक है। तो उनके पास में राइट है। ये आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 उनको ऐसा करने की इजाज़त देता है। आगे है दोस्तों आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय है, तो वहाँ पर हम जा सकते हैं अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो।
अब देखो ये तो पढ़ लिया आपने 32 तक। मैंने आपको क्या बताया था, आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि भाई अनुच्छेद 12 से और 35 तक है ना टोटल, तो ये तो 32 तक ही बताया आपने, 33 34 35 कहाँ गए? अरे उनकी कम बात होती है, जैसे कि 12 और 13 की भी तो कम बात होती है। देखो मैं आपको बता देता हूँ 33 में क्या है, जितने भी अपने पैरामिलिट्री फोर्स हैं, ठीक है, और पुलिस है, इससे रिलेटेड है वो। और अनुच्छेद जो 34 है वो हमारी मार्शल लॉ यानी कि सेना के कानूनों का उल्लंघन कोई अगर कर देता है ना, उससे संबंधित है। और फिर कानून संसद के पास में भी कुछ शक्तियाँ होती हैं जिस पर वो मतलब ऐसे कानून बना सकती है, उसके पास कुछ शक्तियाँ होती है, वो अनुच्छेद 35 में लिखा होता है, उनकी कम चर्चा होती है। तो मुख्य मुख्य जो मैंने फंडामेंटल राइट्स हैं वो यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इनको लागू करने में कौन कौन सी चुनौतियाँ सामने आ रही हैं इनके निष्पादन अथवा क्रियान्वयन में, है ना, या इनको लागू करने में कौन सी चुनौतियाँ आ रही हैं। देखो मौलिक अधिकार दिए तो गए हैं, लेकिन गरीब आदमी दोस्तों आज भी अदालतों कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने में थोड़ा डरता है, क्योंकि वो सोचता है ना तो मेरे पास टाइम है ना, मेरा काम धंधा ठप पड़ेगा, मेरे पास में पैसे भी नहीं है इतने। तो ये सब चुनौती आप लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों संविधान के अंदर या फिर मूलभूत अधिकारों के अंदर सार्वजनिक व्यवस्था, अल्पसंख्यक और उचित प्रतिबंध जैसे शब्द लिखे गए हैं। यानी कि ये जो स्वतंत्रता मिली गई है ना, ये मतलब बिल्कुल ऐसे निरपेक्ष नहीं है कि आप खूब आनंद उठाओ, ठीक है, रात को 2 बजे अपनी गाड़ी उठाई, सड़क पे भगा रहे हो 150 की स्पीड से, लोगों को कुचल दिया, ये स्वतंत्रता नहीं। प्रतिबंध लगा सकता है राज्य, मतलब कितना प्रतिबंध लगाएगा, है ना, अल्पसंख्यक कौन होगा, सार्वजनिक व्यवस्था क्या होगी, ऐसे शब्दों की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, जिसकी वजह से दोस्तों जो न्यायपालिका और राज्य के बीच में संतुलन बनना काफ़ी बार मुश्किल हो जाता है और राज्य अपने शक्तियों का मनमानी तरीके से उपयोग करता है। राष्ट्रीय आपातकाल में मान लो कोई युद्ध वगैरह हो जाए किसी दूसरे देश के साथ में, तो देश के अंदर इमरजेंसी लग जाती है ना, तब हमारा जो आर्टिकल 20 और 21 है उसको छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, जो कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के लिए खतरा है। मतलब हमारी कोई जान जबरदस्ती नहीं ले सकता है, राइट। और दोस्तों हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, वो हमें नहीं मिलते हैं, ये भी एक खतरा है, ठीक है, लोकतंत्र के लिए। गरीबी और अशिक्षा की वजह से बहुत सारे भारतीय इन अधिकारों को उपयोग नहीं कर पाते हैं। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है, जिससे कि उनकी स्थिरता और निरपेक्षता पर सवाल उठता है, जिससे कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था। यानी कि संसद भी है ना, चाहे तो इन मूल अधिकार जो हमारे हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उनको हटा सकती है, ठीक है। तो कब हट जाए कब जुड़ जाए कोई पता ही नहीं है, ये भी चुनौती है। राज्य के हितों जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्ति के अधिकारों के बीच में संतुलन हमेशा एक संघर्ष का विषय रहता है। यानी कि राज्य एक व्यक्ति को कितने अधिकार और आज़ादी दे, ठीक है, ये हमेशा चर्चा का विषय रहता ही है पॉलिटिकल साइंस में। अधिकारों के परिवर्तन मतलब लागू करना या इन्फोर्समेंट करना अधिकारों को, तो उनको लागू करने में एक बड़ी चुनौती है, जिससे न्यायिक दक्षता बढ़ाकर कम किया जा सकता है। तो ये सब चुनौतियां हैं मौलिक अधिकारों में, लिख सकते हो आप। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3, राज्य के नीति निर्देशक या डीपीएसपी सिद्धांत क्या होते हैं, इनके क्रियान्वयन अथवा निष्पादन में आ रही चुनौतियों को बताएं। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। यानी कि राज्य को एक दिशा देते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं कि आप इस हिसाब से नीति नियम बनाओ। वो सब जो सिद्धांत है वो डीपीएसपी कहलाते हैं, और ये भारत के संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, ठीक है। और अनुच्छेद आपसे कोई पूछे कि भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के बीच में दिए गए हैं, ठीक है। तो ये ऐसे दिशा निर्देश हैं, ये ऐसे डायरेक्शन हैं जो कि सरकार को सामाजिक आर्थिक न्याय और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीतियां बनाते समय मार्गदर्शन करते हैं। जैसे कि किसानों का कल्याण करना चाहिए, जितने भी दुधारू पशु हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है, और जितने भी गरीब लोग हैं इनको आगे बढ़ाने के अवसर दिए जाने चाहिए। तो राज्य अगर कोई नीति कानून बना रहा है तो उनका मार्गदर्शन करते हैं, कौन करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत उनका मार्गदर्शन करते हैं। ये सवाल ऐसे भी आया, मुझे याद नहीं है कब आया था, लेकिन आया था, ये पूरा एक लाइन उठा के आया था ये, कि जो डीपीएसपी है या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो सरकार को सामाजिक आर्थिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए नीतियां बनाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। इस कथन को स्पष्ट करें। 20 नंबर का सवाल था, 400 शब्दों में लिखना था, तो आप लिख सकते हैं ये पढ़ने के बाद में।
देखो ये कानून के द्वारा लागू नहीं किया जा सकते, यानी कि आप सरकार पे केस नहीं कर सकते हैं, आप मुकदमा नहीं कर सकते कि आपने किसानों की भलाई के लिए, पशुओं की भलाई के लिए तो कोई नियम बनाए नहीं। ये सिर्फ मतलब एक नैतिक, आप कह सकते हैं कि मतलब उनको ये सरकार जो है ना, सरकार के जो नेता हैं वो जानते हैं कि डीपीएसपी भी संविधान के अंदर शामिल किए गए हैं, और डीपीएसपी हमें बताते गाइड करते हैं बस, है ना। कोई मतलब जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि हम बनाए न बनाए। ये कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, पर देश के शासन के लिए मौलिक है, यानी कि देश में शासन अच्छे से चलाना तो डीपीएसपी का यूज किया जाना चाहिए। जैसे समान काम के लिए समान वेतन, यानी कि महिला को भी उस काम के लिए बराबर पैसे मिल रहे हैं और उसी काम के लिए भी पुरुष को बराबर पैसे मिल रहे हैं। ग्राम पंचायत का गठन करना, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, यानी कि जो कोर्ट है ना वो अलग होने चाहिए कार्यपालिका से। कार्यपालिका क्या होती है, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और कैबिनेट ये सब आते हैं, ध्यान देना भाई, ठीक है। मतलब प्रधानमंत्री है ना, कोर्ट के कामों में मतलब दखल अंदाजी ना करे, अलग अलग है, कोर्ट अलग है भाई, कार्यपालिका अलग है, ठीक है। उद्देश्य देखो, उद्देश्य डीपीएसपी के भारत को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र वाला एक कल्याणकारी राज्य बनाना, जहां नागरिकों को सभी नागरिकों को न्याय मिले। डीपीएसपी के जो सिद्धांत होते हैं गैर न्यायिक होते हैं, यानी कि इस पर मतलब आप अदालतों के दरवाजे खटखटा नहीं सकते हैं, है ना, यानी कि अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। जैसे कि सामाजिक न्याय, समान काम के लिए समान वेतन, कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए शिक्षा व आर्थिक सहायता, आर्थिक न्याय भी देते हैं डीपीएसपी, जैसे कि संसाधनों का उचित वितरण, धन का संकेंद्रण को रोकना, बेहतर काम की स्थितियां जहां पर आप अच्छे से कंफर्ट होकर के काम कर सकते हैं। और ग्राम पंचायतों का गठन, ये अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 50 में क्या है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। पर्यावरण संरक्षण, ये दोस्तों अनुच्छेद 48A में लिखा गया है, जिसमें वन और वन में रहने वाले जानवरों की रक्षा करना। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना लिखा है। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, इनका महत्व क्या है, महत्व है ये जनता की आकांक्षा यानी जनता के जो एम्बिशन, सपने होते हैं और सामाजिक चिंतन को दर्शाते हैं, जो देश के विकास के लिए आवश्यक है। मतलब ये गाइड करने का काम करते हैं सिर्फ, ठीक है। इनको लेकर के आप अदालत में नहीं जा सकते हैं, कानून के द्वारा नहीं लागू कर सकते हैं। डीपीएसपी के सामने चुनौतियाँ क्या, वो भी पढ़ लो। डीपीएसपी न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, जिससे सरकारें इन्हें लागू करने के लिए जवाबदेह नहीं होती और जवाबदेही कमी होती है, ठीक है, बाध्य नहीं होती। यानी सरकार का अगर मन होगा तो डीपीएसपी में जो लिखा है उसको पालन कर लेगी, और मन नहीं है तो नहीं करेगी, है ना। ये भी चुनौती है, चैलेंज है ये। कई डीपीएसपी जैसे कि समान नागरिक संहिता, यानी कि सभी लोगों के लिए समान कानूनों और काम का अधिकार के लिए बड़े वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे हमेशा उपलब्ध नहीं होते हैं। दोस्तों किसी भी कानून को लागू करते टाइम मतलब खूब सारा पैसा चाहिए, ट्रेनिंग देनी होती है, लोगों को सिखाना होता है, और कई बार पैसा और समय नहीं हो पाता, ये भी चैलेंज है। राजनीतिक दल इन्हें लागू करने के बजाय अन्य तात्कालिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि जो नेता ना हमेशा ऐसे मुद्दों पर फोकस करेंगे जिससे कि उनका जो वोट है, वोट बैंक है, वो बढ़े, ठीक है। उनको पर्यावरण से, पशुओं से इतना ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता काफ़ी बार। आगे चलते हैं। डीपीएसपी को लागू करने के प्रयास अक्सर मौलिक अधिकारों जैसे कि संपत्ति के अधिकार से टकराते हैं, जिससे कि न्यायालयों में कानूनी विवाद उत्पन्न होते हैं, है ना। कुछ डीपीएसपी दोस्तों मौलिक अधिकारों से टकरा जाते हैं, जैसे कि संपत्ति का अधिकार, ये तो हटा दिया गया है, मूलभूत अधिकारों से हटा दिया गया है संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो कोर्ट में केस चलते रहते हैं कि ये डीपीएसपी में तो लिखा है ये हमारा मूलभूत अधिकार है, ठीक है। इस तरह से लड़ाइयाँ चलती रहती है, जैसे कि गोलकनाथ और केशवनंद भारती मामले में। कुछ सिद्धांत अस्पष्ट है, जिनकी व्याख्या और कार्यान्वयन में भिन्नता आती है और भ्रम पैदा होता है लोगों में। डीपीएसपी को प्रभावी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन की आवश्यकता होती है, जो कि लंबी और जटिल प्रक्रिया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राजनीति का अध्ययन मार्क्सवादी दृष्टिकोण से कर सकते हैं। दोस्तों मार्क्सवादी एक प्रकार की सोच है जो किसने दी थी, जर्मनी के एक विद्वान थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने एक मार्क्सवाद सोच दी थी। उनके अनुसार कि इतिहास में उठाकर कभी देख लो आप, मतलब आपको दो वर्ग मिलेंगे और एक वर्ग है दूसरे का शोषण करेगा। जैसे कि पहले मालिक और दास हुआ करते थे, मालिक दास का शोषण करता था। फिर कौन आया, सामंत आया, सामंत के पास में बहुत बड़ी ज़मीन हुआ करती थी, सामंत किसान का शोषण करता था। और फिर औद्योगिक क्रांति के अंदर कौन आया, पूंजीपति, जिसने मजदूरों और किसानों का शोषण किया, ठीक है। तो यही है भाई, ठीक है। देखो भारतीय राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण में समाज को वर्ग संघर्ष के नज़रिए से देखा जाता है, यानी कि भारत की राजनीति में भी दोस्तों भारत को
क्या माना गया है कि भारत जो सरकार है ना, भारत जो सरकार है वो सिर्फ पूंजीपतियों को सपोर्ट करती है, जिससे कि महिलाओं, बच्चों, मजदूरों, किसानों, इनका शोषण होता है। यह आर्थिक संरचनाओं का विश्लेषण करके राजनीतिक सत्ता और राज्य और सामाजिक परिवर्तन को समझने का प्रयास करता है। यानी कि दोस्तों राज्य के अंदर जिसके पास में उत्पादन के तरीके, यानी कि जिसके पास में संसाधन होंगे, उपकरण होंगे, है ना, कारखाने, फैक्ट्रियाँ जिसकी होंगी, वो उत्पादन के तरीके कहलाएंगे। तो वही है, वो राज्य पर, सरकार पर दबदबा रखते हैं। आपको पता है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सरकारों के नेताओं से मिले होते हैं और उन्हीं के अनुसार वो नीतियाँ बनाते हैं। ठीक है, सरकारें भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं। यह राज्य को शासक वर्ग के एक साधन के रूप में देखता है। यानी कि राज्य भी है वो शोषण करता है कहीं ना कहीं मजदूरों और महिलाओं, बच्चों का, इन सब का। जो विरोधाभासों का प्रबंधन करता है, यानी कि एक तरफ तो हम मानते हैं कि जो राज्य है वो नागरिकों के कल्याण के लिए बनाया गया है, लेकिन जो बिजनेसमैन हैं, बड़े लोग हैं, राज्य का सहारा लेकर के अपनी विचारधाराओं को, है ना, सौंपते हैं। धर्म में भी बदलाव कर देते हैं, विचारधारा में बदलाव कर देते, शिक्षा, इन सब में बदलाव कर देते हैं। और यह पता लगाता है, यह विश्लेषण की उपनिवेशवाद, पूंजीवाद और स्वतंत्रता के बाद की जो नीतियाँ बनी हैं विभिन्न वर्गों को कैसे प्रभावित करती हैं। इस तरह से आप कार्ल मार्क्स के जो विचार थे, है ना, वो आप अपना करके भारतीय राजनीति का अध्ययन कर सकते हो। जैसे कि आपने गांधीवादी दृष्टिकोण की सहायता से भारतीय राजनीति का अध्ययन किया था। AR देसाई, R पालमे दत्त और MN रॉय जैसे विद्वानों ने मार्क्सवाद के सिद्धांतों को भारतीय राजनीति में प्रयोग किया था। मार्क्सवाद के ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत का प्रयोग करके यह समझा जा सकता है कि भारतीय समाज की नींव आर्थिक आधार है। यानी कि जो भारत का समाज है ना, वो आर्थिक, उसका जो आधार है, उसका जो बेस है, वो क्या है, आर्थिक है, आर्थिक रूप का है। यानी कि जिसके पास में उत्पादन के साधन होंगे, जिसके पास में पैसा होगा, कारखाने होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो राजाओं या सरकारों से कांटेक्ट करके, उनसे निकटता हासिल करके वो राज्य में अपने हिसाब से नीतियाँ बनवाएंगे। जैसे कि बिजनेसमैन अपने हिसाब से औद्योगिक नीतियाँ बनाते हैं और उसी आर्थिक आधार पर दोस्तों सरकार, संस्कृति, धर्म, कानून टिके होते हैं। बिजनेसमैन अपने हिसाब से सरकार, संस्कृति, धर्म, कानून को बदल देते हैं। ठीक है, और भारत में राज्य को प्रभुत्वशाली वर्ग, यानी कि जिसके पास में ताकत है, जैसे कि बुर्जो वर्ग, जो मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जमींदार, विदेशी ताकतों के हितों की सेवा करने, यानी कि भारत राज्य है वो इन मतलब बड़े लोगों की ही सेवा करता है और सत्ता बनाए रखने के लिए उपकरण के रूप में देखता है मार्क्सवाद। यानी कि राज्य है वो राज्य भी एक प्रकार का टूल ही है, एक प्रकार का साधन, जिसकी सहायता से जो बुर्जुआ वर्ग है, अमीर लोग हैं, वो राज्य का सहारा लेकर के अपने काम बनाते हैं, शोषण करते हैं। भारत में उत्पादन के साधनों के बीच असमान संबंध होने से समाज में वर्ग संघर्ष हुआ, यानी कि मजदूरों का आंदोलन हुआ। आप जानते हो, आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, किसानों का भी आंदोलन हुआ है, राइट। तो एक टाइम पे होता ही है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारत की अर्थव्यवस्था को आकार दिया, जिससे एक आश्रित पूंजीवादी संरचना और जटिल वर्ग हेतु वाला एक राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास हुआ था। आप जानते हैं दोस्तों, इंग्लैंड जो है ना, वो क्या करता था, भारत से कच्चा माल ले जाता था और जो परिष्कृत सामान है, बना बनाया रेडीमेड आइटम, वो भारत में बेचता था। ठीक है, तो एक प्रकार की पूंजीवादी संरचना जिसमें इंग्लैंड को भी फायदा होता था, भारत को नुकसान होता था। और एक जटिल वर्ग वाला, यानी कि जो भारत में भी कुछ ऐसे भूस्वामी थे वो जो अंग्रेजों से मिले हुए थे और भारत में सिर्फ मजदूरों, किसानों का शोषण हो रहा था। इसकी वजह से राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ, इस तरह से भी लिख सकते हैं। 1947 के बाद भारतीय राज्य को देसी पूंजीपतियों, जमींदारों और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के एक गठबंधन के रूप में देखा गया, जो शोषण को कायम रखते हैं। यानी कि आज़ाद तो हो गया भारत, लेकिन अभी भी जो जितने पूंजीपति थे, जितने भी जमींदार थे और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें थी, उन्होंने एक गठबंधन बना लिया, अलायंस बना लिया, मिल गए और इन्होंने मजदूरों, किसानों को शोषण किया। किसका सहारा लेकर के, राज्य का सहारा लेकर के, क्योंकि राज्य ही तो नियम कानून बनाता है और पूंजीपति जैसे कहेंगे वैसा ही तो राज्य नियम बनाएगा। राज्य को राष्ट्रीय पूंजी और जमींदारों के नियंत्रण वाला विदेशी पूंजी से प्रभावित बताया गया। यानी कि जो राज्य है उसको भी विदेशी पूंजी मिलती है और फिर वो जो भी देता है उसको पूंजी, वो उसके हिसाब से काम करता है। जो समानता के बजाय वर्ग असमानता को बनाए रखता है, यानी कि समाज के अंदर एक वर्ग ऐसा रहेगा जिसके पास में उत्पादन के साधन रहेंगे, जो सुखी संपन्न रहेगा, और एक वर्ग ऐसा रहेगा जिसके पास में खाने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार भारतीय राज्य निष्पक्ष नहीं है, यानी कि ये भी झुका हुआ है पूंजीपतियों के लिए, ठीक है, बुर्जुआ वर्ग के लिए, भूस्वामियों के लिए और विदेशी पूंजीपतियों के लिए, जो अपने हितों को साधने के लिए राज्य की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये जितने भी बड़े लोग हैं ये राज्य को अपने लिए प्रयोग करते हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। कैसा लग रहा है भाई वीडियो सॉल्यूशन? ठीक है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट करना, और ना भी अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करना, क्योंकि मैं भी आपकी तरह लर्नर ही हूँ। ठीक है, बताना मेरे को क्या इंप्रूव किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, कार्यपालिका को नियंत्रित
करने के संसदीय उपकरणों का विश्लेषण करे। देखो कार्यपालिका में क्या 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 आता है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, है ना। मंत्री परिषद क्या होती है, जो कि जिसमें बड़े बड़े नेता और छोटे मोटे नेता भी शामिल होते हैं, जो सरकार को चलाते हैं, है ना, सरकार को चलाते हैं, ये कार्यपालिका होती है, राइट। तो अब देखो संसद के अंदर क्या होता है, विपक्ष की पार्टी भी बैठी होती है ना, अलग अलग पार्टियां बैठी होती है, एक सरकार भी, जैसे कि अभी बीजेपी की पार्टी की सरकार है 2025 के अंदर, तो बीजेपी पार्टी को सहयोग करने वाली पार्टी है, बीजेपी पार्टी को असहयोग मतलब विपक्षी पार्टियां भी हैं। तो बीजेपी पार्टी के जो नेता हैं वो ऐसे कानून ना बना दे जिससे कि मतलब कुछ वर्गों को नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ संसदीय उपकरण होते हैं वो पढ़ते हैं। तो संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए प्रश्नकाल, शून्यकाल, प्रस्ताव बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव जिससे कि मंत्रिपरिषद को, सरकार को हटाया जा सकता है, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव पारित करके और समितियों जैसे साधनों का उपयोग करती है ना। संसद के ये जो साधन होते हैं, टूल होते हैं, जिनके माध्यम से वो कार्यपालिका को कंट्रोल रखती है और बहसों डिबेट होती है, नीतियों कार्यों पर चर्चा होती है, वित्तीय निरीक्षण के माध्यम से मंत्रियों को जवाबदेह ठहराती है। मतलब कि किसी मंत्री ने मान लो 5,000 करोड़ रुपए ऐसे ही खर्च कर दिए तो उससे हिसाब किताब मांगा जाता है विपक्षी पार्टियों के द्वारा, जिससे कि सुनिश्चित होता है कि सरकार विधायिका और जनता के प्रति जवाबदेही बनी रहे। जो सरकार है, जैसे कि 2025 में बीजेपी पार्टी की सरकार है, वो विधायिका यानी कि संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति और जनता के प्रति अकाउंटेबल बने रहे। जैसे कि आप अपने घर वालों के प्रति जवाबदेह हो, ठीक है, आप अपना कैरियर बनाओगे, बढ़िया नौकरी लगोगे, राइट। ऐसे पढ़ते रहो तो ज़रूर अच्छी नौकरी लगेगी। आगे चलते हैं तो कुछ साधन देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मैंने लिखा है प्रश्नकाल, तो ये प्रश्नकाल क्या चीज़ है, प्रश्नकाल जब भी स्टार्ट होता है, ठीक है, लोकसभा के अंदर, तो मंत्री नीति कार्यान्वयन पर प्रश्नों के उत्तर देते हैं। यानी कि कोई भी नीति लागू की, जैसे कि कोई शिक्षा नीति आई, एजुकेशन पॉलिसी आई, उसके लागू करने के प्रश्नों को उत्तर देते हैं। ये प्रश्न ये लिखित में भी हो सकते हैं, मौखिक में भी हो सकते हैं, जिससे कि इन नीतियों की कमियों का पता चलता है। शून्यकाल में क्या होता है, सदस्य, जो संसद के सदस्य हैं, वो बिना पूर्व सूचना के अति आवश्यक मामलों को उठाते हैं जो देश के सामने जरूरी है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इसके द्वारा संपूर्ण मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव यह है, मान लो किसी सदस्य ने गलत बिहेव कर लिया, ठीक है, तो फिर निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है। स्थगन प्रस्ताव, इसमें अति आवश्यक सार्वजनिक मामलों पर चर्चा की जाती है जिससे सामान्य कामकाज रुक जाता है। कटौती प्रस्ताव में आप जानते हैं कि जो जितने भी खर्चे होते हैं पैसे के, ठीक है, वित्तीय मांगों का विरोध करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि मान लो बीजेपी पार्टी कोई नेता कह रहा है कि हमें 3,000 करोड़ और चाहिए, तो उसका विरोध हो रहा है, तो कटौती प्रस्ताव लाया जाएगा। फिर चर्चाएं भी होती है, जैसे कि 2 घंटे की चर्चाएं भी होती हैं, और कुछ अति आवश्यक इंपॉर्टेंट जो चर्चा होती है वो आधे घंटे के लिए भी हो जाती है। प्रस्ताव सार्वजनिक चिंताओं और औपचारिक वक्तव्य यानी कि स्पीच देना, जैसे कि सरकार, निजी सदस्य और वैधानिक आदि पहलुओं पर प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं। देखो विशेष उल्लेख नियम 377 क्या कहता है, अन्य नियमों में शामिल न किए गए मामलों को भी उठा सकता है कोई भी संसद का सदस्य। वित्तीय नियंत्रण, जिसमें बजट की समीक्षा, बजट को रिव्यू किया जा सकता है। संसद बजट संबंधी मांगों पर मतदान करती है। कराधान या जो टैक्स लगाती है सरकार, और जो सरकार है अलग अलग योजनाओं पे खर्च करती है, जो एक्सपेंडिचर होते हैं, सरकार के खर्चे होते हैं, उसको नियंत्रित करती है। कौन करती है, संसद करती है। यही तो आपसे पूछा था। समितियां भी होती है, जैसे कि वित्तीय समितियां, जैसे कि लोक लेखा समिति सरकारी खर्चे और आश्वासनों की जांच करती है। संसदीय समितियां होती है जो प्रशासन की जांच पड़ताल करती है। तो ये संसदीय समिति मतलब इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि संसद ने जो वादे किए वो पूरे किए। सामूहिक उत्तरदायित्व तो क्या होता है, 10 नंबर का भी सवाल आ सकता है भाई। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कार्यपालिका जिसमें प्रधानमंत्री और उसके जो नेता होते हैं, सहयोगी नेता, वो शामिल होते हैं, मंत्रिपरिषद कहते हैं। तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जिसका मतलब होता है कि विधायिका द्वारा उन्हें जवाबदेह ठहराया जा सकता है। मतलब ऐसा नीति नियम वो नहीं ला सकते हैं जो कि मतलब किसी भी वर्ग, किसी भी देश के किसी भी हिस्से के लिए वो नुकसान करे, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हटाया जा सकता है। हटाया क्या जा सकता है, मान लो किसी भी एक मंत्री के खिलाफ मान लो अविश्वास पारित हो जाता है, तो फिर पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। तो सामूहिक उत्तरदायित्व में बस यही लिख देना आप कि कार्यपालिका विधायक के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसका मतलब है कि विधायिका द्वारा उन्हें जवाबदेह ठहराया जा सकता है किसी भी नीति कानून पर।
क्वेश्चन नंबर 6, सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं क्षेत्राधिकार बताइए। इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे इसलिए लिखा मैंने। देखो काम क्या है, सुप्रीम कोर्ट के काम क्या है। पहला, अपीलीय क्षेत्राधिकार, ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी कि इसमें संवैधानिक दीवानी, दीवानी क्या होता है, मतलब प्रॉपर्टी से संबंधित जितने मुद्दे होते हैं, संवैधानिक यानी कि संविधान की व्याख्या करता है। संविधान में अगर किसी को कोई दिक्कत लग रहा है ना, तो फिर वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सुनेगा भाई आपका भी केस। आपराधिक मामले, क्रिमिनल केसेस में उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों से अपीलें सुनता है और अंतिम अपील न्यायालय के रूप में भी काम करता है। यानी कि दोस्तों भारत में तरह तरह के कोर्ट हैं। एक तो पहले नंबर पे सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर पे भी कोर्ट होते हैं, ठीक है, उसके नीचे भी कोर्ट होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मतलब जितने निचली अदालतें हैं, अगर उसमें केस कोई पेंडिंग चल रहा है, इंपॉर्टेंट केस है, तो उस केस को मंगवा करके वो अपील सुन सकता है। तो अब ये हो गया अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसका काम होता है। मूल क्षेत्राधिकार क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच में या फिर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाता है, ठीक है, जैसे कि कोई नदी को लेकर के विवाद हो गया दो राज्यों के बीच में, वो भी उसका केस भी कौन सुनता है, सर्वोच्च न्यायालय सुनता है। आगे चलते हैं, मौलिक अधिकारों का परिवर्तन, यानी कि मौलिक अधिकारों को लागू करता है। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। अभी रिट मैं यहाँ पे समझाने नहीं बैठूंगा, ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगर मान लो आपको लग रहा है कि मान लो मेरे किसी भी फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी एक शक्ति का प्रयोग करेगा, अनुच्छेद 32 के तहत वो रिट जारी कर सकता है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण या परमादेश, ठीक है। तो आपका जो उल्लंघन हो रहा था समानता का, वो दूर हो जाएगा। सलाहकार क्षेत्राधिकार, देखो राष्ट्रपति को ये सलाह दे सकता है, सलाहकार क्षेत्राधिकार भी कहते हैं, अनुच्छेद 143 के अंदर आता है। संविधान का संरक्षक, यानी कि संविधान की व्याख्या करता है। शक्तियों के पृथक्करण को सुनिश्चित करता है, यानी कि कार्यपालिका विधायिका से अलग हो, विधायिका न्यायपालिका से अलग हो। और न्यायिक समीक्षा का भी काम करता है, यानी कि संसद मान लो एक ऐसा कानून बना दे जो कि मतलब उचित नहीं हो, गलत हो, उसको रद्द कर सकता है, ये न्यायिक समीक्षा का अधिकार कहलाता है। ये अलग से भी 10 नंबर का सवाल आ सकता है, जुडिशियल रिव्यू इसको कहते हैं। वापस से सुना, अगर विधायिका या संसद मान लो कोई ऐसा कानून बना दे जो कि नुकसान पहुंचा सकता है देश के किसी हिस्से को या फिर किसी वर्ग धर्म को, तो उस कानून को रद्द कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। अब देखो आगे देखो, अब न्यायालय का कोई मतलब फैसला ना माने तो अनुच्छेद 29 के तहत वो न्यायालय है उसको दंडित पनिशमेंट दे सकता है, किसी भी व्यक्ति को, संस्था को। अनुच्छेद 129 के तहत स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, किसी भी ऐसे मुद्दे को खुद भी उठा सकता है, खुद भी सुन सकता है उसको। जैसे कि दोस्तों दिवाली पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ, ठीक है, ये सब मामले, ग्रीन क्रैकर्स जलाना है कितने बजे तक, कितने बजे तक, और भी बहुत सारे मामले हैं, पशुओं की रक्षा से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है, ये स्वतः संज्ञान में लेकर के सुन सकता है मामले। ये सुप्रीम कोर्ट के कार्य हो गए। आगे चलते हैं इसके क्षेत्राधिकार, अब डिटेल से पढ़ते हैं। कार्य मैंने आपको फंक्शंस बता दिए, अब क्षेत्राधिकार बताता हूँ। आरंभिक क्षेत्राधिकार, देखो भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, यानी कि जैसे कि भारत और मान लो केरल के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा, भारत सरकार और केरल के बीच में, तो भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट उस मामले को सुनता है। या फिर दो राज्यों के बीच में हो गया या दो से अधिक राज्यों के बीच में होगा, वो भी विवाद, वो भी जो डिस्प्यूट है, वो कौन सुनता है, सुप्रीम कोर्ट सुनता है। मौलिक अधिकारों का परिवर्तन, यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत वो रिट जारी कर सकता है, अभी आपको मैंने बताया था, और आपके मूल अधिकारों की रक्षा करता है आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाए तो अनुच्छेद 71 के तहत वो विवादों का निपटारा कर सकता है। अनन्य क्षेत्राधिकार, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा ये जो विवाद है इसको कोई हल नहीं कर सकता है। कुछ मामले होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है, कोई अदालत नहीं सुन सकती। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होते हैं, संवैधानिक मामले, जैसे कि अनुच्छेद 132 में लिखा है कि यदि किसी उच्च न्यायालय के फैसले में संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न शामिल हो तो उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, बशर्ते उच्च न्यायालय इसके लिए प्रमाण पत्र दे दे। यानी कि मान लो उच्च न्यायालय है, वो सुप्रीम कोर्ट को पहले तो ये लेटर लिखे कि हम एक केस सुन रहे थे, उसके अंदर संविधान की व्याख्या करनी थी लेकिन हम कर नहीं पा रहे अच्छे से, आप कर दो, तो सुप्रीम कोर्ट उस काम को करेगा अनुच्छेद 132 के तहत। 133 क्या है, दीवानी मामले, यानी कि प्रॉपर्टी, संपत्ति से संबंधित मामले। तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध यदि मामला सार्वजनिक महत्व के किसी महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न से जुड़ा हो और सर्वोच्च न्यायालय में उस पर निर्णय आवश्यक हो तो अपील की जा सकती है।
यानी कि दोस्तों मान लो संपत्ति का विवाद है, प्रॉपर्टी का विवाद है और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई ये केस मैं सुनूंगा तो सुन सकता है अनुच्छेद 133 के तहत, वो मंगवा सकता है हाई कोर्ट से। आपराधिक मामले 134 में लिखा है उच्च न्यायालय द्वारा किए गए फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति है। खासकर मतलब किसी एक ऐसे व्यक्ति को मान लो निचली अदालत है ना मौत की सज़ा दे देती है, फांसी की सज़ा दे देती है, तो उस केस को भी सुन सकता है अनुच्छेद 134 के तहत। विशेष अनुमति द्वारा अपील 136 के तहत, अनुच्छेद 136 के तहत, तो कोई भी व्यक्ति यह सर्वोच्च न्यायालय को एक असाधारण शक्ति देता है जिसके तहत वह अपनी विवेक का अनुसार किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ अपील सुनने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है, भले ही वह ऊपर के अनुच्छेदों के तहत ना आता हो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यार ये केस है ना ये मैं लूँगा, ठीक है, मेरे यहाँ पर ये अपील है ये की जाएगी, तो ऐसा हो सकता है अनुच्छेद 136 के तहत। परामर्शवादी क्षेत्राधिकार क्या है? देखो राष्ट्रपति के अगर संदर्भ समझे तो जब भी भारत के राष्ट्रपति को यह लगता है कि कानून या तथ्य का कोई ऐसा सवाल उठा हुआ है जिससे मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा राष्ट्रपति सोच रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, न्यायालय की शक्ति क्या होगी? सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई करता है और राष्ट्रपति को अपना परामर्श राय भेज सकता है। आगे क्या है देखो, न्यायालय द्वारा दिया गया जो परामर्श होता है ना और जो राय होती है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती। यानी कि राष्ट्रपति का अगर मन होगा तो ही उस एडवाइस को मानेगा, नहीं मन होगा तो वो नहीं मानेगा, है ना। राष्ट्रपति से मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय के पास में अधिकार है कि यदि उसे लगता है कि पूछा गया प्रश्न अनावश्यक या व्यर्थ है, यानी कि फालतू का प्रश्न राष्ट्रपति जी पूछ रहे हैं, तो वो राष्ट्रपति को उत्तर देने से ही मना कर सकते हैं। ये अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को परामर्शवादी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। आगे चलते हैं, न्यायिक समीक्षा का क्षेत्राधिकार। वापस से बोल रहा हूँ 10 नंबर का आ सकता है, जुडिशियल रिव्यू। यह वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संसद या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानूनों, अध्यादेश, नियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिक जांच करते हैं। एक प्रक्रिया है जुडिशियल रिव्यू, जिसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट संसद या मान लो किसी भी राज्य विधानसभा, जैसे कि राजस्थान की विधानसभा ने कोई ऐसा कानून, अध्यादेश, नियम या कार्रवाई पारित कर दी है जो कि मतलब गलत है, ठीक है, नागरिकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचा रही है, तो फिर उसकी जांच की जा सकती है, उस कानून की जांच, नियम की जांच की जा सकती है। किसके द्वारा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया कहलाती है। यदि कोई कानून या कार्य संविधानों के प्रावधानों, जो प्रोविजंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, विशेषकर मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन कोई करता है सरकार, तो न्यायालय उसे अवैध या वॉइड घोषित या नल घोषित कर सकती है, रद्द कर सकती है। मतलब यह न्यायालय को विधायी और कार्यकारी शाखाओं पर नियंत्रण रखने का अधिकार भी देता है, जिससे शक्तियों के पृथक्करण और संवैधानिक सर्वोच्चता बनी रहती है। यानी कि संविधान सबसे ऊपर है, ये सुनिश्चित कौन करता है? ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसे अदालत करते कि संविधान नंबर 1 पे है, और शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स हमेशा बनी रहनी चाहिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7, लिंग अथवा जेंडर आधारित आंदोलन की प्रकृति और मुद्दे बताएं। दोस्तों आंदोलन की प्रकृति देखते हैं। जानते हैं ना जेंडर क्या होता है, ठीक है, मतलब महिला को लगता है मेरे खिलाफ कोई भेदभाव हो रहा है, ट्रांसजेंडर को लगता है मेरे खिलाफ कोई भेदभाव हो रहा है, या आदमी को ही लगता है कि मेरे खिलाफ कोई भेदभाव हो रहा है, तो अपने अधिकारों को लेकर के ऐसे आंदोलन हुए। भारत में तो महिलाओं ने ज़्यादा किए हैं, ठीक है, पुरुषों ने कम किए हैं, तो महिला से संबंधित ही पड़ेंगे यहाँ पर। आप लिंग का मतलब यहाँ पर लिंग आधारित आंदोलन का मतलब ये समझो कि महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं थी उन्होंने उठाई और फिर आंदोलन हुए। तो इनका ऐतिहासिक विकास देखते हैं। आंदोलन की प्रकृति में आपको क्या लिखना है? ऐतिहासिक विकास। तो भारत में महिला आंदोलन सामाजिक धार्मिक सुधारों जैसे कि प्रार्थना समाज से शुरू होकर चिपको जैसे पर्यावरणीय आंदोलनों तक विकसित हुआ। चिपको आंदोलन ये उत्तराखंड में हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा यहाँ पर लीडर थे। यहाँ पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भाई प्रकृति है तो महिलाएं सुरक्षित हैं, और प्रकृति नहीं रहेंगी तो महिलाएं भी नहीं रहेंगी। अब इसके स्वरूप लिख दो। इन आंदोलनों में शिक्षाविद यानी कि पढ़े लिखे लोग शामिल हुए, कार्यकर्ता, शोधकर्ता और नीति निर्माता शामिल होते हैं जो अलग अलग मंचों से काम करते हैं, जैसे महिला अध्ययन सम्मेलन, सामुदायिक जुड़ाव। ये आंदोलन जितने भी हुए ना, लिंग आधारित आंदोलन या जेंडर आधारित आंदोलन, ये ज़मीनी स्तर पर महिलाओं को इन्होंने मजबूत बनाया, जैसे ग्रामीण और हाशिए के समुदाय में शिक्षा और कौशल का विकास किया। प्रमुख मुद्दे देख लो अब। लैंगिक हिंसा, जेंडर बेस्ड वायलेंस, तो घरों के अंदर महिलाओं पर होने वाले शारीरिक और मानसिक अत्याचार, है ना, घर के अंदर मालूम मारपीट कर दी, गाली गलौच हो गई महिला के साथ में, वो लैंगिक हिंसा कहलाती है। ऐसे ही कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर यौन शोषण और युवा लड़कियों की तस्करी वगैरह ये शामिल होती है,
ठीक है, ये सब लैंगिक हिंसा के अंदर आएंगी। ये सब मुद्दे थे, इन मुद्दों को आधार बना करके यहाँ पर आंदोलन किए गए। पीड़ितों को ही दोषी ठहराने की सामाजिक मानसिकता की बड़ी चुनौती है। मान लो ऑफिस के अंदर एक लड़की के साथ में कुछ गलत हो गया, तो अगर वो आवाज़ उठाएगी तो समाज वाले क्या कहेंगे, गलती इसी की रही होगी, है ना। तो ऐसे मुद्दे भी महिलाओं ने उठाए यहाँ पर। लैंगिक असमानता, समान काम के लिए पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन मिलना, ये भी एक मुद्दा था, इस पर भी आंदोलन हुआ, ये भी एक कारण था। महिलाओं के संपत्ति अधिकारों कमजोर क्रियान्वयन और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथागत कानूनों का पालन करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में असमानता होना, यानी कि स्कूल के अंदर भी और हॉस्पिटल के अंदर भी मतलब सारी सेवाएं महिला को नहीं मिल पाती, ये भी एक मुद्दा कारण था आंदोलनों का। सांस्कृतिक सामाजिक मुद्दे, समाज में महिलाओं को कमजोर समझना और उन्हें घर तक सीमित रखना, पुरुषों की भागीदारी कमी, कन्या भ्रूण हत्या और लिंग चयनात्मक गर्भपात जैसी प्रथा, यानी कि जब महिला गर्भवती है, ठीक है, तो डिलीवरी से पहले ही ये पहचान लेना कि बच्चा है या बच्ची है, ठीक है, और बच्ची होगी तो उसको मार दिया जाना, ये कन्या भ्रूण हत्या कहलाती है, जो कि भारत में इलीगल है, ठीक है। मीडिया और शिक्षा में लैंगिक पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता, देखो मीडिया और शिक्षा में लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब है कि चाहे मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, ई मीडिया हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक महिला लड़की को कम स्थान दिया जाता है, उनके बारे में गलत सोचा जाता है, ये रूढ़िवादिता कहलाती है, पूर्वाग्रह कहलाता है। आर्थिक सशक्तिकरण के कुछ मुद्दे थे, जैसे कि वित्तीय साक्षरता, पैसों का लेन देन इतना पता नहीं होना, उद्यमिता की कमी, महिलाएं हैं वो बिजनेस नहीं कर पा रही, ये कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर के आंदोलन किया गया। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8, कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व तथा पतन पर टिप्पणी आपको लिखना है। देखो मैं बताऊं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री आप सभी लोग जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो 1947 से लेकर 1964 तक, मतलब चाहे लोकसभा की बात करूं या फिर राज्यों की विधानसभाओं की बात करूं, जितने भी चुनाव होते थे, आम सभा या विधानसभा के चुनाव, सबसे ज़्यादा जो सीट मिलती थी वो कांग्रेस पार्टी को ही मिलती थी, है ना। तो पार्टी को देश की आज़ादी दिलाने वाली संस्था के रूप में कांग्रेस को देखा गया और उसको व्यापक जन समर्थन मिला था। हर कोई कांग्रेस को वोट दे रहा था, छोटी छोटी पार्टियां भी थी लेकिन कोई उनको भाव नहीं देता था। जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की लोकप्रियता ने पार्टी को 1952, 1957 और 1962 के आम चुनाव में भारी बहुमत दिलाया। एक तरफा जीती कांग्रेस का नेटवर्क गांव-गांव तक फैला था, जबकि विपक्षी दल उस समय कमजोर और बिखरे हुए थे। आम चुनाव हुए थे दोस्तों, आम चुनाव मतलब लोकसभा के चुनाव, जिसमें अपन सांसद चुनते हैं आम चुनाव के अंदर। 1951-52 का पहला आम सभा चुनाव हो या 57 वाला हो, 62 वाला हो, में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निर्विवाद, यानी कि बिना किसी बात के बहुत बड़ी जीत हासिल की कांग्रेस ने, जिसने राष्ट्रीय संसद, लोकसभा और अधिकांश राज्य विधानसभा में लगातार बड़े बहुमत से जीत हासिल की थी। प्रमुख क्षेत्रीय ताकतें, मतलब कि जब कांग्रेस एक तरफा जीता करती थी ना, तब भी कुछ क्षेत्रीय ताकतें थी, लेकिन वो कांग्रेस का ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं कर पाई। जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पश्चिम बंगाल और केरल में इसकी मजबूत पकड़ थी। 1957 में केरल में पहली कम्युनिस्ट सरकार का गठन हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि साम्यवादी सोच पर चलती है। द्रविड़ मुनेत्र कजगम डीएमके पार्टी कहते हैं दोस्तों, तमिलनाडु में भाषाई और सांस्कृतिक पहचान पर आधारित पार्टी थी, यानी कि द्रविड़ों को अधिकार और तमिल भाषा और तमिल साहित्य को आगे बढ़ाने का जो काम है वो डीएमके पार्टी ने कांग्रेस का जब प्रभुत्व था तब दक्षिण भारत में किया था। और दक्षिण भारत में कांग्रेस के लिए चुनौती भी थी, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय भी, लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पाई डीएमके पार्टी भी उस टाइम। अकाली दल पंजाब में सिख पहचान और क्षेत्रीय हितों पर केंद्रित एक पार्टी थी, है ना, ये भी कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी उस टाइम पे, कांग्रेस के प्रभुत्व के टाइम पर। और जनसंघ पार्टी, भारतीय जनसंघ पार्टी एक दक्षिणपंथी राइट विंग पार्टी थी, जो बाद में भाजपा पार्टी भी बनी, लेकिन नेहरू युग में मुख्य रूप से एक विपक्षी दल थी, क्षेत्रीय मुद्दों पर काम करती थी। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं कि भाई छोटे छोटे दल भी उपस्थित थे जब मतलब बहुत ज़्यादा ये चरम पे थी कांग्रेस का प्रभुत्व का मतलब डोमिनेंस या दबदबे का काल था। तो छोटे छोटे पार्टियां भी थी, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती नहीं खड़ी कर पाए। आगे चलते हैं, कांग्रेस पार्टी का पतन का काल मतलब है भाई, अब इसने ना अपने वोट खो दी, चाहे वो विधानसभा की बात हो, चाहे वो ये लोकसभा के चुनाव की बात हो। तो 1960 के दशक के उत्तरार्ध में, यानी कि मैं बात करूँ 1967-68 के बाद में, तो पहला चुनावी झटका 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को लगा, जब कांग्रेस ने कई राज्यों में सत्ता अपनी खो दी और संसद में उसका बहुमत काफ़ी कम हो गया। इसके कारण आंतरिक मतभेद, जो कार्यकर्ता नेता थे आपस में लड़ते रहते थे, आर्थिक चुनौतियाँ, पैसों की फंड की कमी थी कांग्रेस के पास में 67
1967 के बाद में। और काफ़ी सारे रीजनल पार्टी ऐसे थे जो कि काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे, क्षेत्रीय दल। आगे चलते भाई, एमरजेंसी लगी थी 1977 में, 1975 में लगी थी, 75 से 77 भारत में एमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। उसके बाद में दोस्तों कांग्रेस पार्टी है, लगातार है, लोग उसको नापसंद करने लगे और भारत में एक नई पार्टी जनता पार्टी आई और उसके हाथों उसकी करारी हार हुई। 1989 से आगे देखते हैं। 1989 के आम चुनाव ने कांग्रेस के एक दलीय वर्चस्व की प्रणाली का अंत कर दिया, यानी कि कांग्रेस एक दलीय सिंगल पार्टी थी ये, जो कि सबसे ज़्यादा सीट लाती थी। छोटी छोटी पार्टियां तो बहुत कम सीट ला पाती थी इसके मुकाबले। तो 1989 के आम चुनाव जब हुए ना, तो कांग्रेस का एक दलीय वर्चस्व की प्रणाली का अंत कर दिया गया, जिससे गठबंधन राजनीति का युग शुरू हुआ। जैसे कि केंद्र में कोई मान लो बीजेपी पार्टी है, तो बीजेपी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए गठबंधन की। ऐसे ही यूपीए गठबंधन की कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है। तो इस तरह से गठबंधन राजनीति का युग शुरू हुआ कि केंद्र सरकार मान लो बीजेपी चला रही है ना, और बिहार के अंदर कोई और पार्टी उसका सहयोग कर रही है, वो गठबंधन की राजनीति कहलाती है। पार्टी ने यानी कि कांग्रेस ने 2004 और 2009 के आम चुनाव तक लोकसभा में कभी भी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं किया। इन चुनाव में उसने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का नेतृत्व भी किया था। 2014 से वर्तमान तक कहें तो बात करें कांग्रेस की क्या हालत रही है, बड़ी नाजुक हालत रही है। 2014 के आम चुनाव में पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे केवल 44 सीटें मिली थी, जो उस समय तक का सबसे कम आंकड़ा था। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी भाजपा एक नई राजनीतिक व्यवस्था में एक नई प्रमुख पार्टी के रूप में उभरने लगी। अब देखो कांग्रेस पार्टी को वोट कम मिलने क्यों लग गए, चाहे वो विधानसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो। पढ़ते हैं उच्च कमान में, यानी कि जहाँ से आदेश मिलता था कांग्रेस को, में सत्ता का केंद्रीकरण और नेहरू गांधी वंश पर जोर देने से पार्टी के भीतर लोकतंत्र कमजोर हुआ। मतलब सदियों से जो चला आ रहा परंपरा था, ठीक है, कि गांधी परिवार से ही, नेहरू परिवार से ही मतलब बड़े नेता बनेंगे कांग्रेस में, तो इसके कारण भी दोस्तों केंद्रीकरण हुआ काफ़ी ज़्यादा, और उस केंद्रीकरण को लोगों ने पसंद नहीं किया, नेता कार्यकर्ताओं ने भी पसंद नहीं किया। इसके अलावा आंतरिक कलह, प्रमुख नेताओं का प्रतिद्वंदी पार्टी में बार बार दल बदल करना, यानी कि कांग्रेस के जो नेता थे अन्य पार्टी में शामिल हो जाया करते थे और नई पार्टी बना लेते थे। इसकी वजह से कांग्रेस में गिरावट आई। आगे चलते, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों में क्षेत्रीय जातिगत और वर्गीय पहचान पर आधारित शक्तिशाली दलों के उदय ने कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक को कमजोर कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था, तमिलनाडु के अंदर डीएमके पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई थी, और पश्चिम बंगाल के अंदर भी ये जो टीएमसी पार्टी है दोस्तों, कांग्रेस की एक शाखा टीएमसी पार्टी, आज ममता बनर्जी इसका प्रमुख चेहरा है टीएमसी पार्टी का। तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में ये जो क्षेत्रीय पार्टियां थीं, इन्होंने जाति के आधार पर राजनीति की और क्षेत्रीय मुद्दों को इन लोगों ने साधा, लोगों को खुश किया, तो कांग्रेस का वहाँ पर वोट बैंक कमज़ोर हो गया। कांग्रेस के टाइम पर ही दोस्तों हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार के आरोप लगे, विशेष रूप से यूपीए 2 सरकार जो 2009 से 2014 के बीच में थी। काफ़ी सारे जो घोटाले हुए, पार्टी की जो इमेज है उसको नुकसान पहुंचा, जनता के विश्वास में भी कमी आई, पार्टी को अपनी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी विचारधारा को बदलते भारत के अनुरूप ढालने में संघर्ष करना पड़ा, विशेष रूप से हिंदू राष्ट्रवाद और बढ़ते मध्यम वर्ग द्वारा। मतलब भारत में अभी देखें तो हिंदू राष्ट्रवाद ज़्यादा बढ़ रहा है, और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो हिंदू राष्ट्रवाद के प्रति इतना नहीं है, और बढ़ता जो मध्यम वर्ग है वो कांग्रेस को अब कम पसंद कर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से कांग्रेस का जो वोट बैंक है लगातार कम होता जा रहा है। आगे चलते हैं, आधुनिक उपकरणों, डेटा विश्लेषण और सुसंगत संचार रणनीतियों में निवेश की कमी के कारण कई राज्यों में जमीनी स्तर पर पार्टी गठबंधन कमजोर पड़ गया। इसका मतलब है दोस्तों कि सोशल मीडिया पे भी काम नहीं किया कांग्रेस ने, है ना, और जो अन्य टेक्निकल जो डेटा एनालिसिस होते हैं, किस राज्य में हमें कैसे काम करना चाहिए, वो सब अच्छे से काम नहीं किया, तो कांग्रेस पार्टी है लगातार उसको वोट कम मिलते चले गए। क्वेश्चन नंबर 9, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? कम्युनलिज्म। भारत में सांप्रदायिकता की उत्पत्ति के इतिहास को बताइए। सांप्रदायिकता क्या होती है भाई? सांप्रदायिकता का मतलब है जब लोग धार्मिक या जातीय आधार पर अपने समूह को या अपने धर्म को ही अच्छा बताते हैं, बेस्ट बताते हैं, और दूसरे धर्म के लोगों से, उनकी किताबों से नफरत करते हैं, जिससे समाज में विभाजन और टकराव पैदा होता है। और यही सांप्रदायिकता थी जिसने 1947 में जब डिवाइड हुआ था इंडिया धर्म के नाम पर, ठीक है, तो फिर 10 लाख लोग मारे गए थे। यही सांप्रदायिकता थी। हिंदू और मुस्लिम में आपसी मतलब कलह थी,
ठीक है, उस अशांति से दोस्तों लड़ाई हुई, दंगे फैले उस सांप्रदायिकता से ही, क्योंकि लोग है अपने ही धर्म को आगे रखते हैं, लोग दूसरे धर्मों की, धर्म ग्रंथों की, उनके गुरुओं की बुराई करते हैं, ये सांप्रदायिकता कहलाती है। ठीक है, ये कहाँ से फैली है दोस्तों? पहला कारण देखते हैं, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति। अंग्रेजों के टाइम पर दोस्तों अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को लागू किया, जिसके कारण से काफ़ी सारे धार्मिक मतभेदों को बढ़ावा मिला, समुदायों के बीच में विभाजन गहरा हुआ। इसके अलावा दोस्तों पृथक निर्वाचन क्षेत्र, एक ये कॉन्सेप्ट आया था, अवधारणा आई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब कि इसमें ऐसा था कि भाई किसी क्षेत्र में पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू है तो उस क्षेत्र में किसी खास धर्म का व्यक्ति ही खड़ा हो सकता था और उस व्यक्ति को वोट वही देंगे जो उस धर्म से संबंध रखेंगे। जैसे कि मान लो कोई मुस्लिम लोग खड़ा हो रहा है, ठीक है, मुस्लिम व्यक्ति कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो उसको मुस्लिम ही आबादी वोट देगी। ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र कहलाते हैं, ऐसे क्षेत्र पृथक निर्वाचन क्षेत्र कहलाते हैं। आगे चलते हैं, सामाजिक आर्थिक कारण, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो ब्रिटिश विजय के बाद में मुस्लिम अभिजात वर्ग के पतन, यानी कि जितने भी ये जो मुगल राजा थे कमज़ोर पड़ गए औरंगजेब के बाद में, ठीक है, और शिक्षा और रोजगार के अवसरों में की तुलना में मुसलमानों के पीछे रहने से असुरक्षा बढ़ी। तो मुसलमान सोचते थे कि जब मुगलों का टाइम था, सल्तनत काल था, ठीक है, कितना ज़्यादा हमने विकास किया, चाहे वो वास्तुकला हो, चाहे वो मतलब वैभव की बात करें अपन, और अंग्रेजों के टाइम पर मुसलमानों ने सोचा हम काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए हैं, ये असुरक्षा की भावना बढ़ी। सिर्फ दूसरे धर्म के लोग आगे बढ़ रहे हैं, आर्थिक संसाधनों और अवसरों के लिए भी समुदायों के बीच प्रतिस्पर्धा ने अविश्वास व संघर्ष को बढ़ावा दिया। आगे चलते, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारक, हिस्टोरिकल और कल्चरल फैक्टर्स। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की सांप्रदायिक की व्याख्याएं, यानी कि दोस्तों कुछ अंग्रेजी इतिहासकारों ने ऐसी कुछ किताबें लिखी कि जिससे कि हिंदू और मुस्लिम इन दोनों लोगों की जो विचारधाराएं, सोच है वो बदल गई। जहां अतीत की घटनाओं को धार्मिक संघर्षों के रूप में देखा गया, जो राजा महाराजा लड़ते थे वो धर्म के नाम पे लड़ते थे, तुम्हारे राजा ने मेरे धर्म के राजा को मार दिया, देखो तुम्हारा धर्म कैसा धर्म है, इस तरह की बातें करने लगे लोग। तो हिंदू महासभा 1915 में इसका गठन हुआ, मुस्लिम लीग 1906 में, जैसे संगठनों के उदय से धार्मिक आधार पर राजनीतिक लामबंदी शुरू हुई। राजनीतिक लामबंदी का मतलब है लोगों को एकजुट किया गया धर्म के नाम पे, राजनीति के नाम पे, जिससे एक अलग राष्ट्रवाद की मांग बढ़ती गई। और मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए एक अलग क्षेत्र की डिमांड कर ली, एक अलग इलाके की, जिसका नाम था पाकिस्तान। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन की कमजोरियां। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सांप्रदायिक राजनीतिक उभार को पूरी तरह से रोक नहीं सकी। कांग्रेस को पता था कि भाई ये जो सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है, लोगों में धर्म के नाम पर नफरतें बढ़ती जा रही है, लेकिन कांग्रेस इसको रोक नहीं पाई, तो इसकी वजह से भी फैला सांप्रदायिकता। आगे चलता है, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय मजदूर आंदोलन की प्रकृति एवं सीमा बताएं। देखो मजदूरों के क्या क्या इश्यूज होते हैं, उनको लगता है कि हमारा वेतन है वो कम है, काम के घंटे ज़्यादा हैं, सुरक्षा और अधिकार नहीं है, ठीक है, तो ये सब मुद्दे होते हैं मजदूरों के, और इसी के खिलाफ वो संघर्ष करते हैं। फिर चलते हैं भाई, प्रकृति समस्या, मतलब इसकी विशेषता मजदूर आंदोलनों की, ब्रिटिश शासन के दौरान बेहतर शर्तों, सुरक्षा और वेतन के लिए लगातार संघर्ष किया, जो उपनिवेशवाद और पूंजीवाद दोनों के खिलाफ था। तो मजदूरों को जबरदस्ती काम करवाया जाता था, काम के घंटे ज़्यादा थे, सुरक्षा उनकी थी नहीं अंग्रेजों के टाइम पर भी। इसके अलावा मार्क्सवादी प्रभाव से वर्ग चेतना बढ़ी। कार्ल मार्क्स ने दुनिया को विचार दिया था, और स्पेशली मजदूरों को, कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार है। तो मजदूरों में चेतना फैली, वर्ग चेतना फैली, और मजदूरों ने पूंजीवाद को उखाड़ने के लिए आंदोलन किए। प्रमुख मांगे क्या थी? निश्चित हमारे काम के घंटे हों, न्यूनतम मजदूरी, मतलब इतना तो पैसा हमें मिले काम करने के, स्वास्थ्य लाभ, रोजगार सुरक्षा उपाय, और बाल श्रम पर प्रतिबंध जैसी मजदूर आंदोलन की प्रमुख मांगे थी। बॉम्बे जैसे शहरों में कपड़ा मिल, रेलवे, डाकघरों में मजबूत यूनियनों का गठन हुआ, जिसको ट्रेड यूनियन भी कहते हैं। देखो सवाल ऐसे भी आ सकता है भाई, ट्रेड यूनियन की प्रकृति और सीमा बताएं, इसमें भी यही लिख देना आप, ट्रेड यूनियन की प्रकृति और सीमा बताएं, तो उसमें भी यही लिख देना। वापस से बोल रहा हूँ, ट्रेड यूनियनों की प्रकृति एवं सीमा बताएं, उसमें भी यही सब लिख देना आप, जो क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर में लिख रहा हूँ। आगे चलते हैं, तो कई आंदोलनों का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राजनीतिक दलों से गहरा जुड़ाव था, जैसे AITUC का कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध था। तो कम्युनिस्ट पार्टी भी इन जो मजदूर आंदोलन उनको सपोर्ट करती थी। ये इसकी प्रकृति हो गई मजदूर आंदोलनों की। आगे चलते हैं, इनकी सीमाएं, लिमिटेशंस या कमियां कह सकते हैं। श्रम बल की विशाल संख्या और विविधता
के कारण पूरे श्रमिक वर्ग को संगठित करना मुश्किल था। बहुत सारे लेबर थे। कौन सा लेबर कहाँ पे लगा हुआ, किस शहर में लगा हुआ, क्या वो औपचारिक या अनौपचारिक? औपचारिक का मतलब क्या होता है? जिसके पास में सुरक्षा हो, जिसको बोनस और वेतन टाइम पर मिलता हो, जैसे कि आप बैंक में सरकारी नौकरी करते हैं तो आप औपचारिक संगठन के हिस्सा हो। अनौपचारिक का मतलब क्या हो? रेता उठा रहे हो, मिट्टी उठा रहे हो, ठीक है, ईंट उठा रहे हो, वो अनौपचारिक क्षेत्र है आपका। वहाँ पे काम मिल गया तो मिल गया, ना मिला तो ना मिला। तो ऐसे कितने लोग हैं जो कि औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में मजदूरी करते हैं, इनकी संख्या डिसाइड नहीं हो पाई। ट्रेड यूनियनों का राजनीतिकरण और उसमें फूट से एकता कमजोर हुई, यानी कि जो ट्रेड यूनियन थे, जो वर्कर्स के लिए, जो मजदूरों के लिए काम कर रहे थे, वो अब राजनीति ज़्यादा करने लगे, उसमें फूट पड़ गई। असंगठित श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी शोषण का शिकार और उन्हें कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती है। असंगठित का मतलब मैंने बता दिया ना, ये जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, ठीक है, वो असंगठित श्रमिक कहलाते हैं। ये अभी भी इनको कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती। सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों को अधिकार मिले, लेकिन इसका लाभ कुल श्रम बल के एक छोटे से हिस्से तक ही सीमित रहा। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब है जैसे कि रेलवे, डाकघर, बैंक, इन सब में काम करने वाले जितने मजदूर थे, कर्मचारी थे, सिर्फ उन्हीं को अधिकार मिले। कई बार सरकारी आंदोलनों को कानून व्यवस्था की समस्या मानकर उन पर दबाव बनाती थी, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में। तो कुछ ऐसे इलाके रहे हैं भारत के जैसे कि नक्सल प्रभावित, वहाँ पर शिक्षा, पानी और जितनी मूलभूत आवश्यकताएं लोगों ने डिमांड उठाई, लेकिन सरकार ने कभी कभार उनको दबाने की कोशिश भी की है। वैश्वीकरण और निजीकरण ने, वैश्वीकरण क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें पूरे संसार की जो अर्थव्यवस्थाएं, उनका इंटीग्रेशन, उनका एकीकरण हो जाता है ना। व्यापार बढ़ता है वैश्वीकरण से, ज्ञान, विज्ञान, तकनीक का आदान प्रदान होता है। और निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, है ना, ने श्रम कानूनों को कमजोर किया और यूनियनों के लिए चुनौतियां बढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 11, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों को बताइए। भाई 20 नंबर का सवाल बन सकता है, बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल। अनुसूचित जनजाति कौन होते हैं? शेड्यूल ट्राइब वाले, शेड्यूल ट्राइब वाले। तो देखो संविधान में एक तो अनुच्छेद 15 याद रखो, राज्य को एसटी के लिए यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ, जिससे कि शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश और छात्रवृत्ति में आरक्षण इनको संभव हो पाता है। छात्रवृत्ति मिलती है एसटी के जितने भी कैंडिडेट हैं। अनुच्छेद 16 और 16(4)(a) में क्या लिखा हुआ है? राज्य सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों में एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान, जिससे पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। मतलब अगर मान लो आप महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र में अगर सरकारी कर्मचारी है तो वहाँ पर नौकरी लगते टाइम भी आपको आरक्षण मिलेगा, और मान लो आपको नौकरी मिल गई तो प्रमोशन में भी आरक्षण मिलेगा। ये अनुच्छेद 16(4) और 16(4)(a) कह रहा है। अनुच्छेद 46 भी है, राज्य को एसटी के शैक्षिक यानी कि एजुकेशन और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा देने और सामाजिक अन्याय व शोषण से बचाने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 275(1) क्या कहता है? भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से एसटी के कल्याण के लिए विशेष अनुदान सहायता की गारंटी देता है। यानी कि राज्य को, भारत सरकार को अनुच्छेद 275(1) का प्रयोग करके संचित निधि से पैसा खर्च करना चाहिए एसटी के कल्याण के लिए। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 330 और 332 क्या कहता है? लोकसभा और राज्य विधानसभा में एसटी के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 338(a), अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनेगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब NCST, एक आयोग बनेगा राष्ट्रीय स्तर पर एसटी के कल्याण के लिए, जो उनके अधिकारों को भी बचाएगा। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 244 और 5वीं अनुसूची क्या है? देखो, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान होंगे, जो एसटी बहुल क्षेत्रों के लिए, जहाँ पर एसटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, है ना, वहाँ पर अनुच्छेद 244 लागू किया जाएगा और 5वीं अनुसूची के तहत वहाँ पर कल्याणकारी कदम उठाए जाएंगे। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण विधान, यानी कि दोस्तों भारत सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, वेलफेयर करने के लिए अब तक क्या क्या नियम बनाए हैं। पहला तो ये लिख देना, पंचायत अधिनियम, पंचायत अधिनियम, अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार, पंचायत अधिनियम 1996, पैसा अधिनियम भी कहते हैं इसको। पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करना, जिससे कि स्थानीय स्वशासन और जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाया जा सके। इसके अलावा दोस्तों जंगलों के अंदर जो जनजातियाँ रहती है उनके लिए एक अधिनियम कानून बनाया गया, जिसका नाम है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। ये FRA एक्ट भी कहलाता है, जो कि जंगलों के अंदर रहने वाली अनुसूचित जातियों को उनकी वन भूमि और संसाधनों पर अधिकार देता है। इसके अलावा दोस्तों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बना है,
जिसमें मान लो किसी कोई एसटी का कैंडिडेट है, कोई भी एसटी का आदमी अगर उस पर अत्याचार होता है, उससे कोई मारपीट गाली गलौज करता है तो वो केस दर्ज कर सकता है, एफआईआर करवा सकता है अधिनियम 1989 के तहत। आगे चलते हैं, मूल टिप्पणियाँ लिखिए मूल कर्तव्य पर। तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया। ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य हैं। इनको कब जोड़ा गया भारतीय संविधान में? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और एक कमेटी बनी थी, सरकार ने बनाई थी, स्वर्ण सिंह समिति। उसने रिकमेंड किया था, सरकार को बताया था कि मूल कर्तव्य बनाओ आप। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 51(a) के तहत शामिल किए गए। और भारत में टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं या मूल कर्तव्य हैं? ध्यान दो, ये अधिकार नहीं, ये कर्तव्य हैं, आपके ड्यूटी है, 11 हैं टोटल। जैसे कि संविधान का पालन करना, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को याद करना, किस तरह से कौन कौन ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर बुलावा आ जाए कि लड़ना आपको, देश पे संकट आए तो आप जाओ, ठीक है, क्योंकि ये आपका मौलिक कर्तव्य है। भाईचारा और समरसता, कि भारत के सभी लोगों में समरसता यानी कि प्रेम भाव हो, समान भातृत्व की भावना, भाईचारा हो। मतलब उसमें आप ये ना देखें कि ये इस धर्म का व्यक्ति है, ये भाषा बोलता है। भाईचारा और समरसता में ही लिख देना आप। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करो आप जो कि महिलाओं के विरुद्ध हो। सांस्कृतिक विरासत, जितने भी मतलब चाहे वो पेंटिंग है, मूर्तिकला है, वास्तुकला है, उनको बचाना है आपको। सांस्कृतिक विरासत में ये लिख सकते हैं आप। पर्यावरण संरक्षण करना, फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा से दूर रहना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि जिसमें आप देश को आगे बढ़ाने के लिए हर दिन मेहनत करेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। शिक्षा का अवसर, ये 11वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। ये नया ही जुड़ा है, 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था। इसमें क्या लिखा है? 6 से 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं ना, उनको निःशुल्क शिक्षा, एजुकेशन दी जाएगी फ्री में। जो ये 11वां मौलिक कर्तव्य है, कब जोड़ा गया? 2002 में, ठीक है, ध्यान रखना। ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है भाई। कोई भी अगर मान लिया ऑस्ट्रेलिया से कह दे कि मेरा मूल कर्तव्य ये है, तो ये नहीं है, उसके लिए कोई मूल कर्तव्य नहीं। हमारे लिए जो इंडियंस हैं उनके लिए। आगे चलते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है? सेक्युलरिज्म, सब लोग जानते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य या सरकार कोई आधिकारिक धर्म अगर राज्य का नहीं हो, जैसे कि भारत का कोई विशेष धर्म नहीं है, भारत में सारे धर्म समान है, वह सभी राज्य सभी धर्मों का सम्मान करेगा, ठीक है। धार्मिक मामलों में तटस्थ रहेगा, यानी कि धर्म के जो मामले हैं उसमें वो ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करे। जैसे कि भारत सरकार, भारत राज्य और सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म के पालन करने में, उसको प्रचार करने में आज़ादी होगी। और राजनीति और धर्म को अलग तरह से देखा जाएगा, अलग अलग देखा जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि अगर किसी देश में धर्मनिरपेक्षता है तो वहाँ पर उस देश का कोई विशेष धर्म नहीं होता, सभी धर्मों का मान सम्मान होता है और किसी एक विशेष धर्म को बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं किया जाता है। धर्म के मामलों में राज्य तटस्थ रहता है और राजनीति नहीं घुसती धर्म के अंदर, ठीक है, ध्यान देना। आप धर्म का प्रचार कर सकते हो, शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हो आप, ठीक है, ये सब। क्वेश्चन नंबर इसी में सी पार्ट देखते हैं, क्योंकि 10-10 नंबर के सवाल आते हैं ना। निम्नलिखित में टिप्पणी लिखिए, किन्हीं 2 पर टिप्पणी आपको लिखना है। तो मैंने 4-5 सवाल बनाए आपके लिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान। तो दोस्तों भारत का जो संविधान है ना, उसका जो भाग 13 है, उसमें भी अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच में हमारे इमरजेंसी में प्रोविजंस लिखे हैं, आपातकालीन प्रावधान लिखे गए हैं, जो कि भारत सरकार को असाधारण परिस्थितियों से, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में क्या लिखा है? युद्ध वगैरह है। और 356 में क्या लिखा है? संविधान फेल हो जाए किसी भी राज्य में। फिर वित्तीय आपातकाल, यानी कि पैसा खत्म हो जाए देश में। तो ये जो असाधारण स्थितियां हैं, इनसे निपटने के लिए राज्य को शक्ति देता है ये जितने भी आपातकालीन प्रावधान है, जिससे देश की संप्रभुता बच पाए, एकता अखंडता की रक्षा हो सके। तो जब भी देश के अंदर इमरजेंसी होती है, ध्यान देना, हमारी जो संघात्मक व्यवस्था है जिसमें संघ और केंद्र और राज्य मिलकर के सहयोग करते हैं, वो संघात्मक व्यवस्था कहलाती है, फेडरलिज्म इसको कहते हैं। वो एकात्मक में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि केंद्र सरकार के पास में ही अधिकतम शक्तियां आ जाती हैं, क्योंकि ऐसे तो देश बिखर जाएगा इमरजेंसी में। सेंट्रल गवर्नमेंट का पावरफुल होना जरूरी है। आपातकालीन
प्रावधान 3 टाइप के हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 के आधार पर लगता है। इसका आधार क्या है? युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। यानी कि मान लो चाइना और पाकिस्तान जो देश हैं, मान लो, या और देश है, वो हमला कर दे, या फिर देश में रहने वाले लोग ही हथियार उठा ले, तो देश में अनुच्छेद 352 लग सकता है। और घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, कैबिनेट की लिखित सलाह पर। इसका प्रभाव पूरे देश या किसी एक हिस्से पर लागू हो सकता है। और केंद्र सरकार को विशेष शक्तियाँ मिलती हैं। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। और कब लगता है? किसी भी राज्य में अगर संविधान के अनुसार वहाँ पर शासन नहीं चलाया जाता तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति लगा देता है। देखो इसका प्रभाव क्या होता है? राज्य सरकार निलंबित हो जाती है, संसद कानून बना सकती है, केंद्र का नियंत्रण बढ़ जाता है। आगे देखो वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 देश की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो। जैसे कि कोरोना के टाइम पे कहा गया था कि भाई जो भारत है उसके पास में पैसा खत्म हो गया है सारा, देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी आ सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाती है, अनाउंस किया जाता है, और राष्ट्रपति ऐसी स्थिति से संतुष्ट तभी वो अनाउंस करते हैं। इसका प्रभाव देखो, केंद्र सरकार वित्तीय मामलों में राज्यों को निर्देश दे सकती है, और लेकिन अब तक भारत में एक भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। बहुत बढ़िया, आगे भी नहीं लगे, ऐसे ही अपन विश करते हैं। धन विधेयक क्या भाई? धन विधेयक, मनी बिल इसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे इस साल के लिए। धन विधेयक एक खास तरह का वित्तीय विधेयक होता है जो कराधान मतलब कर लगाने की प्रणालियों पर, सरकारी खर्चों पर और भारत की संचित निधि के पैसों से लेन देन से जुड़ा है। और इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है इसमें, और लोकसभा अध्यक्ष इसे धन विधेयक प्रमाणित करते हैं। राज्यसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकती, केवल सिफारिशें कर सकती हैं, जिसे लोकसभा मान भी सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। आगे और पढ़ लो। इसे केवल लोकसभा, जो जिसे अपन निचला सदन भी कहते हैं, उसमें पेश किया जा सकता धन विधेयक, राज्यसभा में नहीं पेश किया जा सकता। इसे पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, उसकी राष्ट्रपति से पूछना नहीं पड़ेगा, और लोकसभा में ऐसे ही उसको लाया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है और उसका अंतिम निर्णय होता है। राज्यसभा इसे अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है, इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है और उसकी सिफारिश कर सकती है। राज्यसभा देखो, लोकसभा से अगर धन विधेयक मनी बिल पारित हो गया, फिर वो राज्यसभा के पास में जाता है विचार करने के लिए, तो वो 14 दिनों तक इसको रोक सकती है और सिफारिश कर सकती है। वो इसमें अस्वीकार मतलब एक्सेप्ट, राज्यसभा अगर सोचे कि मैं इसको अस्वीकार कर दूं तो ऐसा नहीं कर सकती, इसमें बदलाव भी नहीं कर सकती। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यदि राज्यसभा 14 दिनों में विधेयक नहीं लौटाती तो इसे दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं या रोक लगा सकते हैं, लेकिन इसे पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। आगे चलते हैं। LGBTQ, लास्ट सवाल लिखा है दोस्तों, शायद लास्ट ही है। LGBTQ है, बिल्कुल। देखो LGBTQ का मतलब क्या है? एक खास समुदाय है दोस्तों, खास समुदाय है LGBTQ। L का मतलब लेस्बियन, लड़की और लड़की में अट्रैक्शन। G का मतलब गे, लड़के और लड़के में, ठीक है। B का मतलब बाइसेक्सुअल, जैसे कि एक लड़का है वो लड़की की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है, और वही लड़का वो दूसरे लड़के की भी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये बाइसेक्सुअल, दोनों लिंग की तरफ अट्रैक्शन फील करे। और ट्रांसजेंडर क्या होता है? मतलब जन्म के समय अगर कोई मतलब लड़की पैदा हुआ है ना, और उसका बायोलॉजिकल तरीके से देखे तो लड़की है, लेकिन मान लो 20 साल का हुआ, लड़के जैसा बिहेव कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? ट्रांसजेंडर कहलाएगा। और क्वीर क्या है? क्वीर ऐसे लोग होते हैं जो पूरे जीवन भर सोचते रहते हैं कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, वो अपनी पहचान को लेकर सोचते हैं। तो देखो LGBT का जब भी सवाल आए ना, तो आप तो ये सब लिख देना, मैं जो यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आपको। देखो भारत सरकार ने है ना एक अधिनियम पारित किया है जिसका नाम है ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019। इसके द्वारा दोस्तों लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, ये सारे लोग हैं, इनको अधिकार मिल गए। किसके? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य का, और मतलब वोट देने, इन सब का अधिकार इनको मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक केस था दोस्तों, नालसा बनाम भारत संघ मामले में ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी, जिससे उन्हें पुरुष या महिला के समान ही दर्जा मिला था। किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपनी लैंगिक पहचान के अनुसार स्वयं को पहचानने और प्रमाणित करने का अधिकार होता है, और अपनी पहचान को प्रमाणित करने के लिए वो किसी भी जिला कलेक्टर के पास में जा सकता है, वहाँ से पहचान पत्र प्राप्त कर सकता है। ये इस अधिनियम के द्वारा आया है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, LGBTQ समुदाय के लिए आया है ये ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019।
ठीक है, वो अपनी पहचान पत्र जिला मजिस्ट्रेट या आईएएस अधिकारी से ले सकते हैं। यह अधिनियम शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ भेदभाव पर रोक लगाता है। भाई अपन ने भी देखा है कि जो पुलिस थाने हैं, ठीक है, चाहे बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, सारी जगह भेदभाव का सामना इनको करना पड़ता है ना। लोग कमेंट पास करते हैं, तो इनको भेदभाव से बचाने के लिए अधिनियम लाया गया। इसके अलावा दोस्तों संविधान का जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल नंबर 14, 15, 19 और 21 के तहत इनको समानता, सम्मान और गैर भेदभाव की गारंटी है। सरकार को उनके लिए आवास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आर्थिक अवसर और सामाजिक सुरक्षा सरकार इनको प्रदान करती है। ये जो अधिनियम बनाया था ना 2019 में, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019, इसके तहत ये मान लो शिकायत करते हैं 30 दिन के भीतर कार्रवाई करनी पड़ती है अधिकारियों को, है ना, नहीं तो वो अधिकारी खुद वहाँ से सस्पेंड हो जाएगा। तो राष्ट्रीय परिषद का भी गठन किया गया है, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। ये एक राष्ट्रीय परिषद बनी है जो कि नीतियों कार्यक्रमों की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया इस अधिनियम के तहत। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से टोटल 12 सवाल थे, ठीक है। आई होप आपको मदद मिली होगी। तो कैसा लगा वीडियो सॉल्यूशन? काफ़ी टाइम लगा इसको लिखने के अंदर भी और आपको आप तक डिलीवर करने में भी। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना आप, राइट। और आप अच्छा ही करके आएंगे। इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं अगर आपके माइंड में फिट बैठ जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। बस छोड़ के मत आना किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। तो एग्जाम के बाद में दोस्तों कमेंट करना इसी वीडियो के नीचे कैसा हुआ पेपर और कितना हेल्प आपको मिला। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। गुड बाय।